हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्रैक मर्चेंट नेवी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई खूब बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग इस समय क्रैक मर्चेंट नेवी के स्पॉन्सरशिप के जो पीवाईक्यूज थे वो सॉल्व कर रहे हैं। इंग्लिश के पीवाईक्यूज में आज हमारा सेट नंबर 13 है। इसके पहले 12 सेट लगा चुके हैं, ठीक है। तो 13 का 20 क्वेश्चंस का ये भी सेट कर लेते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आज किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे किस मायने में डिफरेंट है। हाउ आर द क्वेश्चंस आस्क्ड टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स व्हिच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज वाले में। इन्होंने कहा कि एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? जो भी अंडरलाइन किया है, और अंडरलाइन किया है कंसाइज। एक बार जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस में लिखा है हिज एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज कंसाइज। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी ऑलवेज क्या होता है? कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? वो होता है ब्रीफ में। ब्रीफ मीन्स इन शॉर्ट, थोड़ा संक्षेप में, बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत फैला के नहीं बोलता, वो कम ही बोलता है, ठीक है। चलिए, तो कंसाइज ब्रीफ हुआ। उसका एंटोनिम तो प्रिसाइज और कंसाइज दोनों क्या होंगे? साइनोनिम हो जाएंगे। इंटेलिजेंट समझदारी से भरा हुआ होगा, ये साइज पे है नहीं, ठीक है। फ्रैंक मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ कह देगा, ठीक है। ये भी मैनर से रिलेटेड है, ये साइज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। लेंथी, लेंथी क्या होता है? ये साइज है। लेंथी जो वर्ड है वो किस लिए बताता है? किसी भी पैसेज वगैरह का साइज बताता है। प्रिसाइज क्या हो गया? और प्रिसाइज और कंसाइज छोटे साइज में हो जाता है और लेंथी बड़े साइज में हो जाता है, और ये उसी का एंटोनिम हो गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? लेंथी हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें भी इन्होंने कहा कि जो अंडरलाइन किया गया है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। लीड द वे। अब इस तरह का एक नया टाइप का क्वेश्चन आया। नए टाइप के क्वेश्चन के मतलब एक पोर्शन को, सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी अंडरलाइन या मेंशन्ड पोर्शन है उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको दूर करना है। अगर ये सही है, सेंटेंस अपनी जगह पर ठीक है, यहाँ कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लगा देना। इन केस कि ये सही है, अगर ये गलत है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो है, तो क्योंकि ही लिखा है, ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और लीड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही के साथ लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है ना, तो ही के साथ लीड तो नहीं लगेगा। गलत तो वो है, गलत है, तो ये ऑप्शन तो गया काम से। अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक है। चलिए, एज साइमन हैड ऑलरेडी बीन टू पार्क। मतलब हैड ऑलरेडी बीन टू पार्क का मतलब हुआ कि वो पार्क पहले जा चुका है। साइमन कोई पर्सन है जो पहले ही पार्क जा चुका है। अगर ये आदमी पार्क पहले जा चुका है तो इसका मतलब, अब यहां देखना टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट, हैड ऑलरेडी बीन। तो इसीलिए उससे कहा गया कि वो लोगों का रास्ता दिखाए, लीड द चिल्ड्रन। तो ये लीड किसमें जाना चाहिए था? जिसका सही होता वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से सेंस वाले वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी? गाइड करने में। गाइड करने में लीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेड होती है। लीड लेड लेड होती है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो जहां पर ये लीड लिखा है इसकी जगह पर क्या चाहिए था? लेड, लेड चाहिए। अब ढूंढो कहां पर है? लीडेड है, लीडेड नहीं लगेगा क्योंकि आगे आगे चलना, रास्ता दिखाना लीड लेड लेड होता है। लीडिंग भी नहीं होगा, क्या होगा? लेड द वे होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हुआ क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि एंटोनिम बताओ। किसका एंटोनिम बताना है? वर्ड दिया गया है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत लेस अमाउंट में हो, ठीक है ना, लेस अमाउंट में हो, या कह सकते हो हाँ लेस हो सकता है, या लैक, कम, कम, स्कार्स जिसमें अभाव हो, कमी हो, स्कार्सिटी हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इसका मच या प्लेंटी, बहुत ज्यादा होना चाहिए, एटसेट्रा। ये वाले सेंस हमको चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेडिएंट,
कोई लेना देना नहीं, नेस्टी कोई लेना देना नहीं, ये गंदा खराब के लिए लगता है। पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब क्या हो गया? मामूली, मामूली का मतलब क्या हुआ? बहुत जरा सा, बहुत जरा सा होगा तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अलॉट ऑफ, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ का मतलब क्या होगा? ये बहुत ज्यादा है, ये क्या है? ये है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब क्या होगा? वो बहुत कम था, ये बहुत ज्यादा है। ये क्या था? लेस, बहुत कम के लिए था, तो उसका एंटोनिम क्या हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। तो इसके लिए क्या? मच है, प्लेंटी है, अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, प्लेथोरा है, सफिशिएंट है, सरप्लस है, इनफ है, मच है, अलॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, ये सारे वर्ड्स लिखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन्होंने क्या कहा करने को? इन्होंने कहा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका? एक सेंटेंस दिया है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। कोई आदमी जो किसी काम को करता है फॉर प्लेजर, अपने आनंद के लिए। सपोज करो कि आपके पास एक गिटार है, गिटार बजाने का कुछ शौक है, शाम का समय है, बूंदाबांदी हो रही है, पानी बरस रहा है, एक कप कॉफी लेकर के खिड़की पे बैठे गिटार लिए अपने आप बजा रहे हैं फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन प्लेजर, नॉट फॉर मनी, नॉट इन अ शो, नॉट इन अ प्रोग्राम। तो अगर आप अपने शौक के लिए कोई चीज कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? अमेचर कहते हैं। अमेचर का मतलब होता है अ पर्सन हु डज एनीथिंग फॉर हिज ओन प्लेजर नॉट फॉर मनी, प्रोफेशनल नहीं है। एस्थेटिक क्या होता है? ये चौथा। एस्थेटिक मतलब साधु या सन्यासी होता है, हर्मिट होता है, रेक्लूज होता है, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। परफॉर्मर तो पैसे वाला होगा ना, प्रोफेशनल पैसे वाला होगा जो हर काम के लिए पैसा लेता है, तो अमेचर इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आओ, क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा कि एंटोनीम बताना है किसका? ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन क्या है? रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग मोबाइल पर कोई मूवी देख रहे हो, सपोज करो कभी कभी होता है कि मोबाइल पर या लैपटॉप पर कोई मूवी देख रहे हो, अचानक बीच में कोई आ गया, दोस्त आ गया, कोई मेहमान आ गया, आप मूवी को वहीं पर रोक देते हो, बैक कर लेते हो, ठीक है, बंद कर दिया, रख दिया, बाद में फिर मूवी शुरू करते हो तो कहता है रिज्यूम, रिज्यूम या रिस्टार्ट। रिज्यूम का मतलब जहां छोड़े थे वहीं से शुरू कर देंगे, वहीं से आगे बढ़ा देंगे। तो रिज्यूम का मतलब होता है कि टू कंटिन्यू। क्या होगा? टू कंटिन्यू, जहां पे छोड़ा था उसी के आगे शुरू कर दिया, ये मतलब होता है रिज्यूम का। तो टू कंटिन्यू क्या होगा? ये सिनोनिम हो जाएगा। उसर का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, तो ये आएगा नहीं, ये तो सिमिलर के सेंस में आ जा रहा है। अनाउंस, किसी चीज को अनाउंस करना। प्रिज्यूम, कुछ इमेजिन करना। सीज, सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, रोक देना, तो वो क्या होगा? कंटिन्यू करना, आगे शुरू करना, और ये है स्टॉप, रोक देना, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, रुकना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डल। डल दो तरह से लेते हैं। डल एक बुद्धि के लिए लेते हैं, तो अगर किसी की बुद्धि डल है तो वो मूर्ख है। और अगर किसी चीज का कलर डल है, कलर डल होने का मतलब ब्राइट नहीं है, चमकीला नहीं है, कलर में आ गया। किसी आदमी का नेचर होता है डल, तो बहुत ही मतलब रिजर्व रहता है, बहुत खुशमिजाज नहीं होता वो। देखें हमें यहाँ क्या मिलता है, बताना क्या है? एंटोनिम। तो कलर्ड है, ब्राइट है, क्लेवर है और यूथफुल है। तो कलर वाला ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कलर्ड और ब्राइट दिया हुआ है। तो कलर्ड क्या है? उसमें रंग बिरंगा हो जाएगा, और ब्राइट भी दिया है, तो रंग बिरंगा और ब्राइट में जो कलर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो कि कलरफुल हो गया। और डल में भी तो कलरफुल होता है लेकिन कलर डिम होता है, जबकि ब्राइट में क्या होता है? चमकीला होता है। तो डल का अपोजिट कलरफुल नहीं होगा, डल का अपोजिट कलर नहीं होगा, डल का अपोजिट ब्राइट होगा, जो चमक रहा हो, साइन कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 7 नंबर पे, फिर से वही क्वेश्चन क्या है? इडियम। एडिकेट इडियम यूज करना है किसके लिए? टेक रिस्क। टेक रिस्क एक सिचुएशन है, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वन ऑफ हिज ट्रेड्स इज टेक रिस्क, उसकी एक आदत है रिस्क लेने की, रिस्क लेने की। टेक रिस्क के लिए इडियम बताओ। थ्रो कॉशन टू द विंड, यही है टेक रिस्क। थ्रो कॉशन टू द विंड, सावधानी, सतर्कता को फेंको,
क्या कर लिया, खतरा मोल लिया, टेक रिस्क, ये हो गया आपका। टॉक थ्रू हिज हैट, टॉक थ्रू हिज हैट का मतलब ऐसे होता है जैसे किसी की इंसल्ट कर रहे हो, किसी की इंसल्ट कर रहे हो, या तुम अपनी डींग मार रहे हो, तो ये लेना देना नहीं, इसका रिस्क लेने से नहीं है। फिर समबड़ी शूज मतलब क्या होगा, किसी को रिप्लेस कर देना। जैसे अगर किसी के जूते में आपका पैर फिट हो रहा है, मतलब यह हुआ कि वो आदमी जिस जगह काम करता था आप उसको हटा के उसकी जगह ले लोगे, टू रिप्लेस करना हो जाएगा। टाइटन हिज बेल्ट का मतलब होता है बेल्ट टाइट कर लो। बेल्ट टाइट करने का मतलब क्या होगा, जैसे आप अपने कमरे में आराम से बैठे हो तो बेल्ट ढीली करके बैठे रहते हो। बेल्ट टाइट करने का मतलब रेडी, तैयार हो जाओ, रेडी फॉर मैच, रेडी फॉर कंपटीशन, उसके लिए तैयार होना है। तो रिस्क उठाने के लिए पहला वाला ऑप्शन सुटेबल होगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। वर्क टुगेदर इन हार्मोनी मतलब वो राइवल्स हैं, राइवल्स का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के एंटी हैं, और एक साथ हार्मोनी में मतलब बहुत प्रेम भाव के साथ। हार्मोनी का मतलब सुलह, सुलह और प्रेम के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सुटेबल इडियम बताओ कौन सा होगा। पॉटर अबाउट तो नहीं होगा, पुट डाउन भी नहीं होगा, मेकअप भरपाई करना, पुल टुगेदर ये आंसर होगा। पुल टुगेदर का मतलब होता है कि जब हम एकजुट होकर के काम करते हैं। पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है, एकजुट होना, यूनाइट होना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना। तो पुल टुगेदर उसके लिए सुटेबल वर्ड होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का, इसमें आपको बताना है मीनिंग ऑफ द इडियम। मीनिंग ऑफ द इडियम है, वर्ड दिया है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है जैसे कोई चीज है ऐसे ही, ऐसे कोई चीज है, इसका ये कोना काट दिया, कोना काट देने का मतलब हुआ काम कम हो गया। ऐसे ही सपोज करो जैसे आपको एक असाइनमेंट बना, मेनी ऑफ यू हैव डन दिस, जो मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा, समझ जाओगे। सपोज करो एग्जाम नजदीक, बोर्ड का एग्जाम है और एकदम एग्जाम नजदीक है, आपके फाइल वाइल बनी नहीं है, कोई चार्ट ना फाइल कुछ नहीं बना है, आप जिसने फाइल बनाई है उससे मांग लाएंगे, पता लगा उसने 15 टॉपिक की फाइल बनाई है, तो आप क्या करोगे, 15 टॉपिक को काम 2-3 टॉपिक हटा दोगे, 12 टॉपिक का बना दोगे, 2-3 टॉपिक उड़ा दिया। और उसने एक टॉपिक 5-5 पेज का बनाया है, तो आप क्या करोगे, एक पेज कम कर दोगे, कोई हेडिंग गायब कर दोगे। किसी बात में उसने 7 पॉइंट लिखे हैं तो 1 पॉइंट कम कर दोगे। तो ये चीजों को क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा काट काट के, थोड़ा थोड़ा काट काट के, थोड़ा थोड़ा काट करके, कुछ चीजें छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, कुछ लाइनें छोड़ के आप क्या करो, अपना मेहनत और अपना पैसा बचा रहे हो। काम घटिया हो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी, लेकिन पैसा और टाइम बचा रहे हो, मेहनत बचा रहे हो, उसको कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स। तो इन्वेस्ट में क्या हो, इन्वेस्टिंग इन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये तो बिल्कुल आसान नहीं होगा। डूइंग समथिंग पुअरली, कोई काम कर रहे हैं पुअरली कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड मनी, तो ये रहा आपका आंसर कटिंग कॉर्नर्स। समझ में आया, क्लियर हो गया ना, समझ में तो आया। चलिए कटिंग कॉर्नर्स हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, स्परियस का एंटोनीम बताना है, स्परियस का एंटोनीम बताना है। और स्परियस का मतलब क्या होता है, नकली, नकली, जाली, फर्जी, जिसको कहते हो फेक, फेक, ठीक है ना, फेक, बोगस, तो ये नकली है, फर्जी है, जाली है। इसका एंटोनीम क्या होगा, इसका एंटोनीम होगा असली। नकली का एंटोनीम क्या होगा, असली, ओरिजिनल, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल के लिए क्या लगेगा, जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब ओरिजिनल हो गया। इंफीरियर मतलब घटिया हो गया, ठीक है। वर्चुअस का मतलब क्या होगा, फुल ऑफ नोबल क्वालिटीज, फुल ऑफ नोबल क्वालिटीज, तो ये आदमियों के लिए यूज किया जाता है ना, फुल ऑफ नोबल क्वालिटी, जैसे भगवान राम को हम वर्चुअस कह सकते हैं। और कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस एक तरह की गाली है यार, लिख दूं, बोलूंगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, समझ गए ना, कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कंटेम्पचुअस, ठीक है ना, जिनको अपनी अपनी कोई इज्जत नहीं करनी होती।
फिलहाल आंसर होगा इसका जेन्युइन, रियल। नेक्स्ट जो 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें एंटोनिम बताना है किसका, होस्टाइल का। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, होस्टाइल मतलब एनिमिटी। होस्टाइल क्या होता है, एनिमिटी होती है, दुश्मनी होती है, वैमनस्य होती है, शत्रुता होती है। तो इसका एंटोनिम तो क्या होगा, एंटागोनिस्टिक सिमिलर है, जो आपके अपोजिट जाए। एक्यूरेट एकदम ठीक ठीक होगा, कोई लेना देना नहीं। हैंडी मतलब क्या होगा, बहुत छोटा सा होता है, हाथ में लेके चलने लायक होता है। तो ये तो स्मॉल हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा। फेवरेबल का मतलब होता है जो आपके अकॉर्डिंग चले, फेवरेबल का मतलब आपके अकॉर्डिंग चले, आपके लिए सुविधाजनक हो। तो होस्टाइल का अपोजिट क्या हो गया, फेवरेबल होगा। आप कहोगे कि फ्रेंडली होता है, हमने डिक्शनरी में पढ़ रखा है कि होस्टाइल का, एनिमी का अपोजिट फ्रेंड होता है। अरे तो जो तुम पढ़ के आए हो वही मिलेगा यहाँ पे। जो पेपर बना रहा है वो तुमसे पूछ के बनाएगा पेपर कि हम इसका एंटोनिम क्या लगाएं, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो जब आपके ऑप्शन में जो अवेलेबल हो उसी में से छांट के निकालना, ये तीन नहीं हो सकते, ये बचा है फेवरेबल में। तो होस्टाइल का डायरेक्ट एंटोनिम तो नहीं है, लेकिन मानना वही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका दिया, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स, जहां पर हथियार रखे जाते हैं। एमुनिशन का मतलब गोला बारूद, तो ये सब जहां पे रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं। वार्डरोब क्या होता है, जहां पर कपड़े टांगते हैं, घर में वार्डरोब होता है, अलमारी वगैरह में शर्ट वगैरह उसी में टांग देते हैं, तो ये वार्डरोब होता है। ये तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है, जहां पर सामान वगैरह, गोदाम कह सकते हैं उसको, गोडाउन है जहां सामान वगैरह रखा जाता है। आर्सेनल, आर्सेनल वही है जिसकी तलाश थी हमें, जहां पे क्या रखा जाता है, गोला बारूद हथियार रखा जाता है। ग्रेनरी में, ग्रेनरी क्या है, जहां पर हम अनाज रखते हैं घर में, गेहूं दाल चावल जहां पे स्टोर करके रखते हैं, वो ग्रेनरी होती है। आर्सेनल एक जगह होती है जो क्या है, जहां पे गोला बारूद रखा जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें इन्होंने कहा एक वर्ड है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, आज का काम समाप्त करना, पूरा नहीं, काम को फिनिश करना नहीं हुआ, कंप्लीट करना नहीं हुआ। जैसे कोई काम है जो 4 दिन चलेगा, आज सुबह से काम कर रहे हैं 10 बजे से शाम को 5 बज गया, भाई आज का काम बंद करते हैं, अब यहीं पे रोकते हैं, यहीं से कल कर लेंगे। तो आज का काम यही रोकने के लिए क्या होगा, कॉल इट एज बैड डे नहीं, स्टॉप थिंकिंग, थिंकिंग के लिए नहीं लगता। कॉल इट एज गुड नहीं लगेगा। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, तो आज का काम यहीं पर रोक दो, इसके लिए लगता है। तो 13 हो गया। अब आ जाए 14 पर। आई हैड अ क्लोज शेव, हैव अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब होता है ना बाल बाल बचना, बाल बाल बचना मतलब क्या हो गया, कहीं जा रहे थे, बहुत जरा सा 1 इंच से बच गए, एक्सीडेंट होता 1 इंच से बचे हैं, बस बाल बाल बचना मतलब बहुत जरा सा, इतने से फासले से बच गए, नहीं तो मर जाते। तो क्लोज सेव है, इसका मतलब क्या होगा, इन अ पोजिशन वेयर वन माइट रिसीव सीवियर, रिसीव सीवियर क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं है। टू बी कैरिंग अ वाइल्ड लुक, टू बी कैरिंग अ वाइल्ड लुक बिल्कुल नहीं होगा। अ रिक्वेस्ट समवन टू स्टे काम, रिक्वेस्ट टू स्टे काम ये भी नहीं होगा। और नैरो स्केप, यस नैरो स्केप का मतलब क्या होगा, बहुत जरा से फासले के साथ जान बची है, नहीं तो मर जाते। अब आ जाओ 15 में। इसमें इन्होंने कहा ब्लू ब्लड, एक इडियम है। आज इडियम के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही थे। ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड की मीनिंग बताना। ब्लू ब्लड इज नॉट नेसेसरीली अ गारंटी ऑफ वंस पब्लिक डेकोरम। कोई जरूरी नहीं कि कोई ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड का मतलब कोई ऊंचे खानदान में, रईस खानदान में, बड़े परिवार में पैदा हुआ हो, तो जरूरी नहीं कि उसके सारे डेकोरम पूरे हो, जरूरी नहीं है कि वो भी अच्छा इंसान हो। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ अ पर्सन इज बोर्न इन rich family, in an educated family, he must be educated, that is not necessary. He must be cultured, that is not necessary. तो blue blood का मतलब to be born in a noble family, a person belonging to middle class family, belonging to middle class family से नहीं होगा, ये मिडिल क्लास का नहीं होता। पर्सन बिलोंगिंग टू एन ऑनेस्ट फैमिली, ऑनेस्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। पुअर फैमिली से कोई मतलब नहीं है।
बिलोंगिंग टू हाई फैमिली। हाई फैमिली का मतलब क्या होता है, एलाइट क्लास से रिलेटेड है। किसी, पता लगा किसी मतलब बहुत राजा महाराजा के बेटे हैं या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, सपोज करो मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, ये ब्लू ब्लड में आएंगे, ये सब लोग लिए जाते हैं। 16 नंबर पे है टू मेक मैटर्स वर्स। टू मेक मैटर्स वर्स, वर्स का मतलब क्या होगा, बदतर कर देना। किसी चीज को बद से बदतर कर देना। कोई चीज ऑलरेडी बुरी है, पहले से ही बुरी है, उसको और बदतर कर दिया। बद से बदतर करना किसी चीज को। तो नो मैटर कैन बिकम वर्स ना, समटाइम्स सिचुएशन कैन बिकम वर्स, सिचुएशन के लिए नहीं है। मेक द सिचुएशन वर्स, मेक द सिचुएशन वर्स का मतलब क्या, सिचुएशन और खराब हो जाए। जैसे किसी आदमी को बुखार है, उसको लूज मोशन भी होने लगे, तो ये क्या होगा, सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। कहीं सड़कें टूटी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं छोटे छोटे, अब बारिश हो जाए तो उसकी स्थिति हालत और खराब हो जाएगी। तो ये होगा थर्ड वाला, सिचुएशन को बद से बदतर मतलब और बुरा कर देना, बुरा तो पहले से ही था। 17 में आ जाओ। इन्होंने कहा कि जो अंडरलाइन किया है उसके लिए सब्स्टिट्यूट करो। क्या है, हु इज बीइंग मेड वंडरफुल। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इंप्रूवमेंट का खेल है और इंप्रूवमेंट करना ही करना है। एंटोनियो स्ट्रादिवारी was an Italian, ये एक इटालियन थे, who is being made wonderful violins, जो कि बहुत बढ़िया वायलिन बनाते थे। तो ये पहली बात तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। किसमें, एक्टिव वॉइस, क्योंकि बनाने वाला पहले दिया है। तो एक्टिव वॉइस में होने का मतलब हुआ कि हम क्या लगाएंगे, हु मेड, हु मेड लगाओगे ना, हु वाज मेड क्यों लगाओगे, इनको थोड़े बनाया जाता था, ये बनाते थे ना अच्छी अच्छी वायलिन। तो हु मेड चाहिए हमको, हु मेड वंडरफुल वायलिन, तो ये पहला वाला होगा। हु हैव मेड, हैव क्यों, ये क्या में थे, वाज, इटली के थे, बनाया करते थे। हैव और इज तो हो ही नहीं सकता, ना मेक्स होगा, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पास्ट में होना चाहिए, एक ही है पास्ट में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 आपका। यहां भी दैट कैन सब्स्टिट्यूट, दैट कैन सब्स्टिट्यूट मतलब वो वही ग्रामेटिकल एरर है। आई एंजॉय, आई के बाद लिखा आई एंजॉय टू बी लाफिंग एट माई लिटिल ब्रदर। और एंजॉय के बाद जब हम कोई वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा एंजॉय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। दूसरी बात, आई एंजॉय, मुझे अपने छोटे भाई पर हंसना अच्छा लगता है, छोटे भाई पर इनको हंसी आती होगी, तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए ना। एक्टिव वॉइस होने का मतलब हुआ आई एंजॉय और उसके बाद यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। अब यहाँ आई एम एंजॉय, आई एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही नहीं है। आई एंजॉय, एंजॉय के बाद मैंने कहा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लाफ्ड नहीं लगेगा। आई एंजॉय लाफिंग, एंजॉय के बाद लाफिंग लिखा है, ये ठीक है। आई हैव एंजॉय, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, केवल एक ऑप्शन बचा हुआ है आई एंजॉय लाफिंग, क्योंकि एंजॉय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रॉफिटेबल, कोई चीज जो प्रॉफिटेबल हो, यील्डिंग फाइनेंशियल गेन हो, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको फाइनेंशियली फायदा मिलता हो, लाभ हो जिस चीज में, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए एक वर्ड में क्या कहते हो, तो उसके लिए हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो फायदे में हो, जहां पर आपको फाइनेंशियली गेन मिलता हो, बेनिफिट मिलता हो, तो ल्यूक्रेटिव वर्ड है उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि इसमें सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है। एक सेंटेंस लिखा है, उसमें ग्रामर कहीं पर गलत हो गई है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फॉलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। ये कुछ और नहीं बल्कि आपकी मूर्खता है कि आपने रिजाइन करने के बारे में सोचा है। तो कुछ को रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, को रिलेटिव्स होते हैं, कंजंक्शन में ये पढ़ाए जाते हैं को रिलेटिव्स। तो को रिलेटिव्स में जैसे आपने पढ़ा होगा आल्दो के साथ येट लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, ठीक है ना, नाइदर के साथ नार लगता है, आइदर के साथ आर लगता है। उसी तरह आपने पढ़ा होगा
कि अदर के साथ क्या लगता है, देन लगता है, ठीक है ना, अदर के साथ देन लगता है, और एल्स जहां लगा होता है, एल्स के साथ क्या यूज किया जाता है, बट यूज किया जाता है। तो अब यही कोरिलेटिव पकड़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा, एल्स लिखा हुआ है, एल्स के साथ देन नहीं लगना चाहिए था, एल्स के साथ क्या लगता, बट लगता। तो एल्स बट कहीं पे दिया है एल्स, ये दिया है एल्स, इसके साथ देन नहीं लगेगा बट लगेगा, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला होगा। क्लियर, चलिए, तो दीज वर 20 क्वेश्चंस ऑफ डिस्कशन नंबर 13 नंबर के पीवाईक्यू डिस्कशन स्पॉन्सरशिप वाले के ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों को करा दिए। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मैसेज करके पूछिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग स्पॉन्सरशिप पीवाईक्यूज का डिस्कशन नंबर 14 लेकर के मिलेंगे, उसमें फिर 20 क्वेश्चन होंगे। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।